हेलो बच्चों, आप सभी को आपके यूट्यूब चैनल गुप्ता स्टडी क्लास में स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में आप लोगों को ऐसे क्वेश्चन पढ़ना है जो आपको एग्जाम में आने वाली है। ठीक है, तो जो एग्जाम में आएगा वही क्वेश्चन को आज पढ़ना है। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा अंत तक बने रहिएगा, जिससे कि इसमें जो भी क्वेश्चन हम बताएंगे वो आप लोगों को बहुत ही अच्छे ढंग से समझ में आएगा। ठीक है, तो आप लोग दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको बिहार बोर्ड के जो 10th का जो आपका एग्जाम होगा उसका पूरा तैयारी अच्छे से तरह करा दिया जाए। ठीक है, तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि मोटर फोकस दूरी वाले मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होती है। ठीक है, 1 मीटर फोकस दूरी वाले लेंस की क्या होती है, क्षमता क्या होती है दोस्तों? तो ये इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एक डायोप्टर। ठीक है, एक डायोप्टर हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा दोस्तों, क्या करा कि एक भी क्वेश्चन को आपको मिस्टेक नहीं करना है। क्या है कि एक भी क्वेश्चन को मिस्टेक कीजिएगा तो आपको एग्जाम में एक भी क्वेश्चन यदि गायब हो जाएगा तो जो आपका सपना वो पूरा नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है कि ये 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होती है, तो एक डायोप्टर होता है। क्या होता है? एक डायोप्टर होता है। ठीक है, उसका देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि मानव नेत्र के लिए दृष्टि का अस्थायित्व होता है। मानव नेत्र के लिए दृष्टि का अस्थायित्व होता है, तो दोस्तों क्या हो जाएगा, 1/10 सेक हो जाएगा। ठीक है, उसका चलिए अगला क्वेश्चन देखते क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि किस दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि किस दृष्टि दोष के लिए निवारण के लिए, यानी कि उससे बचने के लिए, यानी कि दृष्टि दोष किसी व्यक्ति के आंख में जाता है तो किस तरह की अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जाएगा निकट दृष्टि दोष हो जाएगा। ठीक है, यानी कि जिस व्यक्ति के नेत्र लेंस में निकट दृष्टि दोष होती है उसमें क्या होता है, अवतल लेंस के चश्मे का उपयोग किया जाता है। ठीक है, उसका चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या करा है कि दूरदृष्टि दोष वाले मनुष्य चश्मे में होता है। जो मनुष्य के आंख में दूरदृष्टि दोष होता है, वो उसमें जो चश्मा रहता है वो क्या होता है, तो उत्तल लेंस का होता है। क्या होता है? उत्तल लेंस का होता है। दोस्तों आपको समझ में आता होगा, थोड़ा वो ध्यान दीजिएगा कि दूरदृष्टि दोष वाले मनुष्य के चश्मे में होता है। कह रहा है कि जो व्यक्ति जिसके नेत्र में दूरदृष्टि दोष होता है उसके चश्मे में जो लेंस होता है वो क्या होता है, तो वो उत्तल लेंस होता है। क्या होता है? उत्तल लेंस होता है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तो आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन आपको क्लियर हो जाए। ठीक है, दूसरा का क्वेश्चन दिया, लाखों पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है कि बहुत कम हो जाता है, परिवर्तित नहीं होता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है, निरंतर परिवर्तित होता है। दोस्तों तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका सी हो जाएगा। ठीक है, बहुत अधिक बढ़ जाता है। दोस्तों आपको बता दें कि इसमें आपको हम क्वेश्चन पढ़ेंगे और उसका आंसर बताएंगे, क्योंकि आपके पास अभी टाइम ज़्यादा है नहीं। ठीक है, तो आपको कम समय में ज़्यादा तैयारी करना है। ठीक है, इसलिए आप लोग पूरा वीडियो पूरा एकदम बने रहिए और दोस्तों से शेयर कर दीजिए, जैसे कि इसके इस जो वीडियो है इसका सबका लाभ मिल सके। ठीक है, तो सभी बच्चे को लाभ होना चाहिए दोस्तों, इसलिए आप लोग इस वीडियो को पूरा शेयर कर दीजिए, सब तक फैला दीजिए। ठीक है, जिससे सब बच्चे इसका लाभ उठा सके। ठीक है, तो एग्जाम में आपको तो डेफिनेट है कि इसमें से आए करेगा। ठीक है, तो आप लोग ध्यान दीजिए, यहाँ पे पहले पहले आप लोग ध्यान दीजिए क्या कह रहा है कि देखिए छठा क्वेश्चन करके गोबर गैस एक प्रकार की है। गोबर गैस एक प्रकार की है, तो गोबर गैस क्या है? बायोगैस है। ठीक है, सिर्फ क्वेश्चन पढ़ना, उसका आंसर बताना। ठीक है, क्या कि टाइम आपके पास बहुत कम है, आपको हमें उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छा से तैयार हो गया होगा। थोड़ा सा इसको देखिएगा, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद कैंगा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में है? कैंगा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा कर्नाटक में। कहाँ है? कर्नाटक में। ठीक है, उसके चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि किस वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब बनता है। किस वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब बनता है, यानी कि 12 प्रतिबिंब बनता है किस 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 दर्पण में बनता है दोस्तों? तो आपको पता होना चाहिए कि अवतल दर्पण बनता है। किस में बनता है? अवतल दर्पण। उसके बाद है यदि आपसे पूछेगा कि हजामती दर्पण में, हजामती दर्पण में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है दोस्तों? तो उसमें भी हो जाएगा अवतल दर्पण, क्योंकि उसमें क्या होता है कि वस्तु के अपेक्षा उसमें 12 प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, तो हजामती दर्पण पूछे तब, या जिस दर्पण में 12 प्रतिबिंब बनता है, किस दर्पण में 12 प्रतिबिंब बनता है, तो अवतल दर्पण बनता है। किसमें बनता है? अवतल दर्पण बनता है। ठीक है, इस पर ध्यान दीजिएगा। उसका देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, देखिए आइएगा क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि हजामत बनाने में के लिए प्रयोग किया जाता है। यानी कि हजामत जो होता है, यानी जो जो हम लोग सैलून में जब केस दाढ़ी कटवाने जाते हैं तो उसमें कौन सा दर्पण लगा रहता है? ठीक है, तो उसमें अवतल दर्पण आता है, क्योंकि उसमें बड़ा बड़ा दिखता है, दाढ़ी उड़ी जो भी बनाता है तो वो वस्तु की अपेक्षा उसमें बड़ा दिखता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर का जो अवतल दर्पण हो जाए। ठीक है, उससे देखिए अगला का क्वेश्चन क्या है 10 नंबर, निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग होता है? जिस व्यक्ति के नेत्र लेंस पे निकट दृष्टि दोष होता है उसमें कौन से दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो लेंस का उपयोग किया जाता है, तो सॉरी वो तो अवतल लेंस हो जाए। ठीक ठीक है,
कि निकट दृष्टि दोष में जिस व्यक्ति के नेत्र लेंस में निकट दृष्टि दोष होता है उस नेत्र में कौन से, यानी कि जो चश्मा लगा रहता है उसमें कौन से लेंस का उपयोग किया जाता है, तो अवतल लेंस। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। उसका देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक होता है, लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक होता है तो डायोप्टर होता है। क्या होता है, डायोप्टर होता है। ठीक है, उससे चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि प्रकाश की किरणों के समूह को कहते हैं, प्रकाश की किरणों के समूह को क्या कहते हैं, तो किरण पुंज कहते हैं। प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहते हैं, किरण पुंज कहते हैं। ठीक है, उसके चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी माध्यम में छोटे छोटे कणों को निलंबन को कहा जाता है, तो किसी माध्यम में छोटे छोटे कणों को निलंबन को क्या कहा जाता है, टिंडल यानी कि कोलाइडी विलयन कहा जाता है। ठीक है, कोलाइडी कहा जाता है। किसी माध्यम के छोटे छोटे कणों को निलंबन क्या कहता है, तो कोलाइड कहते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। उसको देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मानव शरीर के प्रतिरोध कितना होता है, मानव शरीर में जो प्रतिरोध है वो कितना होता है, तो 50 से 100 ओम होता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ओम का चिन्ह ऐसे होता है। ठीक है ना, ऐसे करके रहता है। ठीक है, इसमें ओम ऐसे लिख दिए हुए। ठीक है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो वहां पर जाइएगा तो आपको ओम कैसे मिलेगा, देखने का ऐसे मिलेगा। ठीक है, ऐसे करके ऐसे रहता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो ये देखिए क्या हो जाएगा इसका कि मानव शरीर की प्रतिरोध कितना होता है, तो 50 से 100 ओम होता है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी बल्ब से 220 वोल्ट पर 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है तो फिलामेंट की प्रतिरोध होगा। दोस्तों ये क्वेश्चन आप लोग काफी इंपॉर्टेंट है, VBA क्वेश्चन। ठीक है, इसलिए आप लोग इसको पूरा अच्छे से याद कर लीजिए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 110 ओम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 110 ओम हो जाएगा। ठीक है, उसके देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लॉग प्रतिरोध वाले प्रतिरोधक को समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध होगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, NR हो जाएगा। क्या हो जाएगा, NR हो जाएगा। ठीक है, उससे चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ओम के नियम निहित होता है, ओम के नियम निहित होता है। तो ओम के नियम निहित क्या होता है, तो दोस्तों इसका क्या हो जाएगा नियम कि V इक्वल टू क्या हो जाएगा, IR, V इक्वल टू IR में। ठीक है, यानी कि ओम के नियम निहित होता है तो V इक्वल टू IR हो जाए। ठीक है, उसके देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। विद्युत धारा की प्रबलता का ऐसा मात्रक होता है, विद्युत धारा की प्रबलता कैसे मात्रक होता है, तो एम्पियर होता है। क्या होता है, एम्पियर होता है। ठीक है, उससे चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं, विद्युत धारा जिस यंत्र से उत्पन्न होता है उसको क्या कहते हैं, तो जनित्र कहते हैं। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं, जनित्र कहते हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा जनित्र। ठीक है, उसके देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं, तो निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहता है, तो निर्गत कोण कहते हैं। ठीक है, आप लोग ये क्वेश्चन सबको काफी VBA आप लोग इसको पूरी तरह से याद कर जाइए। ठीक है, जिससे कि आपको पूरा कंफर्म हो जाए, एक बार हो, 2 बार हो, जय बार मान लीजिए, तय बार वीडियो देख लीजिए। ठीक है, आप लोगों के लिए पूरा फ्री है। तो निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं, तो निर्गत कोण कहते हैं। ठीक है, ये आपको पूरा क्लियर हो गया होगा। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि धारा मापने के यंत्र को कहते हैं, धारा मापने के यंत्र को क्या कहते हैं, तो आममीटर कहते हैं। ठीक है, ये आपको पूरा समझ में आ गया होगा। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है कि डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है, डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है दोस्तों, तो ये क्या हो जाएगा, यानी कि इसका हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए दृष्टि धारा एवं प्रतिवर्ती धारा दोनों होता है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपको दोस्तों कि सी हो जाएगा, यानी कि दोनों हो जाएगा। ठीक है, उससे चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहे थे, देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आवेश का मात्रक है, आवेश का मात्रक क्या होता है, तो कूलम्ब होता है। क्या होता है, आवेश का मात्रक कूलम्ब होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन का देखते हैं। यहाँ पे क्या कर रहा है अगला क्वेश्चन कि नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है, नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है, तो सौर ऊर्जा। क्या हो जाएगा, सौर ऊर्जा हो जाएगा। ठीक है, उसका देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए एक साधारण प्रिज्म कितना सतहों से घिरा होता है, जो एक साधारण प्रिज्म होता है वो कितने सतहों से घिरा होता है, तो 5 सतहों से, कितने सतह से, 5 सतह से घिरा होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत बल्ब के फिलामेंट में किस तत्व का उपयोग होता है, तो विद्युत तत्व जो बल्ब होता है उसके फिलामेंट में किस तत्व का उपयोग होता है, तो टंगस्टन का। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाए, टंगस्टन हो जाए। ठीक है, उससे चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन करके अभिनेत्र लेंस फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है, अभिनेत्र जो लेंस होता है उसको फोकस दूरी में परिवर्तन किया जा सकता है, तो पक्षमाभी मांसपेशीय द्वारा, किसके द्वारा होता है, पक्षमाभी मांसपेशीय के द्वारा
क्या क्या परिवर्तित किया जा सकता है, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अपक्षेपण अभिक्रिया किस प्रकार की लवण प्राप्त होता है, यानी कि अपक्षेपण अभिक्रिया से किस प्रकार के लवण प्राप्त होता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, यानी कि अभिलय हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, अभिलय हो जाएगा, ठीक है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि ये क्वेश्चन से काफी भी आई है। ब्रेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है। दोस्तों ब्रेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है कि सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट होता है। क्या होता है, तो ब्रेकिंग सोडा का रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अयस्क से धातु को निष्कर्षण तथा परिष्करण कर उपयोग बनाने के क्रम को क्या कहते हैं। तो धातु कर्म कहते, क्या कहते हैं, धातु कर्म कहते। उसका अगला क्वेश्चन क्या है, साग सब्जियों विघटित होकर कंपोस्ट बनाना किस प्रकार अभिक्रिया का उदाहरण है। तो साग सब्जियों को विघटित करके उसको कंपोस्ट बनाने की प्रक्रिया क्या कहता है, उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहता है, उष्माक्षेपी कहते हैं, ठीक है। उसको चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है देखिए यहाँ पे कि निम्न में से कौन उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, Na और Na और CO और HO हो जाएगा, Na2CO3 इंटू 5H2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे इसको मिस्टेक हो गया, इसको आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिए। आप लोग आपको इसका क्वेश्चन बता दीजिए, ठीक है। इसका आंसर जो होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, ठीक है। उससे चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्न में से कौन सही है, निम्न में से कौन सही है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, Na2CO2 इंटू 10H2O, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका बी हो जाएगा, ठीक है। उससे चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन विजातीय यौगिक है, निम्नलिखित में से कौन विजातीय यौगिक है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से pH का कौन सा मान क्षारक विलयन का मान देता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, 13 हो जाएगा, ठीक है। इसका राइट आंसर 13 हो जाएगा, ठीक है। उसको देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सोडियम क्लोराइड जलीय विलयन में से विघटित विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो कलोर क्षार अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, कलोर क्षार अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। उसके देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है। तो कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है, तो इसका हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रोमीन, सॉरी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका पारा, यहाँ पे पारा हो जाएगा, ठीक है। कौन सा धातु कमरे के ताप पर क्या होता है, द्रव का अवस्था बनाता है। तो ये क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका पारा हो जाएगा, ठीक है। इसका राइट आंसर पारा हो जाएगा। उसके चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है सीसा और टिन की मिश्र धातु को कहते हैं, सीसा और टिन की मिश्र धातु क्या कहता है। तो सोल्डर कहते हैं, क्या कहते हैं, सोल्डर कहते हैं, ठीक है। उसके देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है। तो निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है। तो इसका राइट आंसर है हीलियम को, हीलियम को चाकू से काटा जा सकता है, ठीक है। उससे चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इथिलीन में कार्बन कार्बन के बीच दो आबंध मौजूद है जिनमें एक सिग्नल पाई आबंध होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाए ए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है इथेन में कितने सहसंयोजक आबंध होता है। तो इथेन में 7 संयोजक आबंध होता है, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 7। उसके बाद अगला कह रहा है CnH2n+2 का सामान्य नाम क्या है। CnH2n+2 का सामान्य नाम क्या होता है दोस्तों। तो एल्केन होता है, क्या होता है, एल्केन होता है, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा एल्केन। उसके बाद कह रहा है क्या अगला क्वेश्चन, नीला थोथा यानी कि तृतीय का रासायनिक सूत्र क्या होता है। दोस्तों ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। इसका राइट आंसर CuSO4 इंटू 5H2 हो जाएगा, ठीक है। CuSO4 इंटू 5H2, ठीक है। CuSO4 इंटू 5H2, ठीक है, 5H2O, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है आवर्त सारणी के उदर स्तंभों को क्या कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्ग कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वर्ग कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है
आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य है, आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य है, तो क्षारीय धातु क्या आ जाएगा, क्षारीय धातु हो जाएगा। ठीक है, उसका देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सोडियम कार्बोनेट का अणुसूत्र होता है, सोडियम कार्बोनेट का अणुसूत्र क्या होता है, Na2CO3, क्या होता है, Na2CO3 होता है। ठीक है, उससे अगला क्वेश्चन, सिंगल बॉन्ड CHO क्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं, सिंगल बॉन्ड CHO क्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं, तो एल्डिहाइड कहते हैं, क्या कहते हैं, एल्डिहाइड कहते हैं। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, सबसे कठोरतम तत्व है कौन सा है, तो सबसे कठोरतम तत्व यानी कि कौन हो जाएगा, तो हीरा हो जाएगा। ठीक है, सबसे कठोर तत्व क्या हो जाएगा, हीरा हो जाएगा। उसका देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अक्रिय तत्व कौन है, अक्रिय तत्व कौन है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हीलियम। ठीक है, हीलियम क्या है, एक अक्रिय तत्व। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा हीलियम। उसका देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण परमाणु संख्या के आधार पर किया जा सकता है, यानी कि आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार है परमाणु की संख्या, क्या हो जाएगा, परमाणु की संख्या हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है कि हीलियम कैसा तत्व है, हीलियम कैसा तत्व है, तो अक्रिय तत्व है। ठीक है, क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा अक्रिय। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि कौन सा अधातु विद्युत का सुचालक होता है, तो ग्रेफाइट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ग्रेफाइट हो जाएगा। उसका अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, आवर्त सारणी में कितने वर्ग होता है, तो आवर्त सारणी में 18 वर्ग होते हैं, कितने होते हैं, 18 होते हैं। ठीक है, उसका देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, उदासीन विलयन का पीएच मान क्या होता है, उदासीन विलयन का पीएच मान क्या होता है, तो 7 के बराबर होता है, उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है, 7 के बराबर होता है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि भारत सरकार ने बांध संरक्षण की योजना कब प्रारंभ की थी, तो 1970 में किया था, कब किया था, 1970 में। ठीक है, उसका अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है कि कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, तो कोशिका का पावर हाउस किससे कहा जाता है दोस्तों, तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर है माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। ठीक है, उसका तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, किस प्रकार के जनन में जनक के शरीर से कलिका निकलती है, दोस्तों यहाँ पे ये देखिए काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि किस प्रकार के जनक में जनक के शरीर से कलिका निकलती है, तो मुकुलन में, क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा मुकुलन हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर मुकुलन हो जाएगा। उसका देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि मनुष्य में वृक्क संबंधित है, मनुष्य में वृक्क संबंधित है तो उत्सर्जन से, क्या हो जाएगा, उत्सर्जन से हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, CO2, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश। तो स्वपोषी पोषण के लिए क्या होता है, इसका सभी हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो ये सब चीज को होना जरूरी है। उसका देखिए अगला क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है, किससे निकलता है, तो जल से। ठीक है, इसका राइट आंसर है जल। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है, तो साइटोकाइनाइन हो जाएगा, क्या इसका राइट आंसर साइटोकाइनाइन हो जाएगा। उसका देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं, दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं, तो सिनेट क्या कहते हैं, सिनेटिप कहते हैं, द्वार कहते हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है कि फूलों में नर प्रजनन अंग होता है, तो पुंकेसर होता है, क्या होता है, पुंकेसर होता है, फूलों में नर जनन प्रजनन अंग क्या होता है, तो पुंकेसर होता है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विखंडन द्वारा होता है, द्विविखंडन क्या होता है, किसमें होता है, तो अमीबा में होता है। ठीक है, इसका राइट आंसर अमीबा हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, मनुष्य के आहार नाल में अवशोषी अंग है, मनुष्य के आहार नाल में अवशोषी अंग क्या होता है, तो अपेंडिक्स हो जाएगा, क्या हो जाता है, अपेंडिक्स हो जाता है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है कि निम्नांकित में से किसे आप उपभोक्ता की श्रेणी में रखते हैं, निम्नांकित में से आप किसे उपभोक्ता की श्रेणी में रखते हैं, तो जंगल और जानवर हो जाए। ठीक है, हरे पेड़ पौधा, नील हरित सवाल, फूल और पत्ते, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाए, जंगल और जानवर हो जाए। ठीक है, उसको देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन एक जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है, तो सूखे घास पत्ते, क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर सूखे घास पत्ते हो जाए। ठीक है, उसके चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है, मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन किसमें होता है, तो दोस्तों हाइड्रा में होता है। ठीक है दोस्तों, ये काफी वीवीआई क्वेश्चन, आपको इसमें क्वेश्चन को पूरा क्लियर कर लेना। ठीक है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, तो फिर पछताइएगा बाद में। अगला क्वेश्चन देखिए, स्त्रीकेसर के आधार ये
भाग को कहते हैं, स्त्रीकेसर का आधारीय भाग को क्या कहते हैं, तो अंडाशय कहते हैं। क्या कहते हैं, अंडाशय कहते हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर होता है अंडाशय। उसको देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पराग कोष में होता है, पराग कोष में क्या होता है दोस्तों, तो दोस्तों ये 70 नंबर क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर होगा परागकण। पराग कोष में क्या होता है, परागकण होता है। ये आप लोग बायोलॉजी में पढ़े हो जाए। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एमिनो अम्ल के विखंडन से बनता है। निम्नलिखित में से कौन एमिनो अम्ल के विखंडन से बनता है दोस्तों, तो क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा कि डी, और यानी कि आपको बता दें डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि CO और NH3 हो जाएगा। क्या होता है, CO और NH3 हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। उसके बाद अगला क्वेश्चन, लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा पाया जाता है किसमें, तो स्त्री में। क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर है स्त्री में। उसका देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि मानव शरीर के किस सामान्य कोशिका में गुणसूत्र के कितने युग्म होते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कि 23 जोड़ा होता है गुणसूत्र के। ठीक है, उसके देखिए अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन से आप लोग छोड़ कर जा रहे हैं तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी, इसलिए आप लोग पूरा ध्यान दीजिए यहीं पे, इधर मत देखिए। वन पारिस्थितिक तंत्र में हिरण होते हैं, वन पारिस्थितिक तंत्र में हिरण होता है तो प्राथमिक उपभोक्ता क्या हो जाएगा, हिरण जो हो जाएगा प्राथमिक उपभोक्ता हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है कि पुष्प का कौन सा भाग फल बनता है, तो पुष्प का कौन सा भाग फल बनता है, तो अंडाशय। क्या हो जाएगा, अंडाशय हो जाएगा। उसका चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि पादप में जाइलम उत्तरदायी है, पादप में जाइलम उत्तरदायी है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा जल का संवहन करता है। जो जाइलम को द्वारा क्या होता है, जल को संवहन करता है, यानी कि जड़ से फुनगी तक पहुंचाने का काम कौन करता है, तो जाइलम करता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन उत्पादक है, निम्नलिखित में से कौन उत्पादक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपको, घास। क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा घास हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन करके निम्न में से कौन एक उभयलिंगी जंतु है, निम्न में से कौन उभयलिंगी जंतु, तो केचुआ जाए। इसका राइट आंसर हो जाएगा केचुआ। केचुआ को उभयलिंगी जंतु कहते हैं। ठीक है, उसका तो पूछबो करेगा आपसे, यदि पूछ देगा कि किसानों का मित्र किससे कहा जाता है, तो दोस्तों इसको इसका राइट आंसर भी हो जाएगा केचुए। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, आप लोग पूछ भी सकता है कि किसानों के मित्र किससे कहा जाता है, केचुआ कहा जाता है। उसके बाद है कि पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन होता है, पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन होता है तो फूलों द्वारा। क्या हो जाएगा, फूलों के द्वारा हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ क्या कर रहा है, लास्ट क्वेश्चन है, और यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है कि निम्न में से कौन उत्सर्जी अंग है, निम्न में से कौन उत्सर्जी अंग है, तो ब्रेक हो जाएगा। क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। दोस्तों हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, यदि वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों से शेयर कर दीजिए, जिससे कि इस वीडियो का लाभ हर एक बच्चे के पास हो सके, हर एक बच्चा उठा सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक थैंक यू फॉर वॉचिंग।